खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बदकिस्मती से कम आमदनी वाले अफराद के लिए किसी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने हाउस फाइनेंसिंग पर तवज्जो दी, तामीराती शोबे पर 90% टैक्स छूट दी। कम आमदनी वाले अफराद की घर बनाने में मदद कर रही है। 1 लाख घरों की तामीर जारी है। वो इस्लामाबाद में फराश टाउन अपार्टमेंट्स की तकरीब से खिताब कर रहे थे। सरकारी अराजी पर तजावुजात को खाली कराया जाए। सूबाई हुकूमतें तजावुजात से मुतालिक कानून साजी जल्द मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी हाउसिंग कंस्ट्रक्शंस और डेवलपमेंट का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने मजीद क्या कहा, जानते समा के नुमाइंदे ख़ुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास शब्बीर, बताइएगा इस इजलास के बारे में क्या कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का मजीद? देखिए, कौमी राब्ता कमेटी के इस इजलास में सर्वेयर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में जारी जो कैडेस्ट्रियल प्लानिंग है उसके हवाले से तफसीली तौर पर इजलास को ब्रीफ किया गया। ताहाल मुकम्मल मैपिंग से हज़ारों एकड़ सरकारी अराजी पर नाजायज़ तजावुज़ात की निशानदेही हुई है, ऐसा ब्रीफिंग के अंदर कहा गया है। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर ये हिदायत जारी की है कि सरकारी अराजी पर नाजायज़ तजावुज़ात को खाली कराया जाए। सूबाई हुकूमतें नाजायज़ तजावुज़ात के लिए कानून साजी के अमल को जल्द मुकम्मल करें। साथ साथ सूबाई हुकूमतें और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ज़ेरे अल्तवा मुकदमात की मौसर पैरवी भी करें। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि तमाम सूबे डाटा के सर्वे ऑफ पाकिस्तान के साथ 2 महीनों में तस्दीक के अमल को मुकम्मल करें। नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करके वारगुज़ार अराजी पर जंगलात उगाने का मनसूबा जल्द अज जल्द बनाया जाए। इस इजलास में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन, फ़ारूक हबीब, मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम और दीगर सूबाई हुकूमतों के सीनियर अफसरान भी शरीक थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट किया आपने अब्बास शबीर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमजा शहबाज ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान को पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करार दे दिया। बोले, पाक फौज और दीगर फोर्सेस के जवान जाने दे रहे हैं, ऐसे में इंतहा पसंदी से निपटने में रियासत की नाकामी का बयान मुल्क से खिलवाड़ के बराबर है। ये नौर रतन का टोला है, इनको अल्फाज का चुनाव करने में, बात करने में थोड़ा सा भी कौम का एहसास नहीं होता। ज़रबे अज़म हो, रद्दुल फसाद हो, सिक्योरिटी के एहलकार चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस हैं, सरहदों पर शहीद होते हैं। और आज अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है सिक्योरिटी को हमारे सर पर मंडला रही है। और अगर एक वफाकी वजीर ये कहे कि रियासत जो है वो इंतहा पसंदी से निपटने के लिए तैयार नहीं है, हमें पीछे हटना पड़ा, पब्लिकली ऐसी बात करना, दुनिया किस नज़र से हमें देखेगी? ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जो बोलते ज्यादा हैं और सोचते कम हैं और रियासत को उसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करना चाहिए। ये कोई ऑपोजिशन के ऊपर हमला नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। इन्होंने 4 सालों में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत खतरनाक खेल खेला है। इमरान नियाजी साहब, कितना और इंतकाम बाकी है इस कौम से लेना? महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है, माफिया कोरोना रोता है, और जब कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तो ईवीएम के पीछे छुपता है। इसको कौम ने अब छुपने नहीं देना। ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। बुलेटिन में दिखाएंगे बागों के शहर पर स्मोक के साए। हुकूमत को सेनेट में भी कामयाबी, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल समेत 4 बिल मंजूर करा लिए। सप्लीमेंट्री एजेंडा लेने पर हुकूमत और अपोजिशन के आमने सामने आ गए। चेयरमैन दोनों को दुहाइयां देते रहे। हुकूमती अरकान ने वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। शोर शराबे और हंगामा आराई में किसी को अजान की आवाज भी सुनाई ना दी। जहीर अली रिपोर्ट करेंगे। सेनेट में सप्लीमेंट्री एजेंडा हुकूमत और अपोजिशन का बखेड़ा बन गया। शोर शराबे में कान पड़ी अजान तक सुनाई न दी। चेयरमैन को बताने के लिए सार्जेंट को सरगोशी करना पड़ गई। प्लीज अजान हो रहा है, आसान हो रहा है, बैठ जाएं जी। अताउर रहमान बेवंजो से चेयरमैन सादिक संजरानी हुकूमती अरकान के सामने बेबस नजर आए तो अपोजिशन वालों से भी तलखी हो गई। ये क्या बात हुई? अली मोहम्मद खान साहब, आप कोई बात हमारी नहीं सुनते हैं। अली मोहम्मद खान साहब प्लीज तशरीफ रखें, अपने चेयर से बात करें आप, प्लीज हाउस का माहौल खराब ना करें। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, ये डिस्क्रेशन हाउस का है सर, हाउस का डिस्क्रेशन। मियां रजा रब्बानी साहब, मैं आपसे बहस नहीं, आप मेरे सीनियर हैं सर, आप भी लाते रहे, यही करते रहे, प्लीज मुझे न कहें कुछ। सर प्रेशर सिर्फ चेयर पे न लाएं, उधर बात करें। आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं, फिर चेयर पे बात करते हैं, ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐवान में हुकूमती बेंचों से भी वोट को इज्जत दो की दुहाइयां सुनाई दी। इस कौम ने आज देख लिया है कि जो वोट की इज्जत है उसके नारे लगाने वाले आज उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने ऐवान में कई बिल पेश किए और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस बिल 29 के मुकाबले में 35 वोटों से मंजूर भी करा लिया।
मुत्तहदा अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमती फस्तायत और आयन दुश्मनी चैलेंज करेगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में फैसला। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, अपडेट्स क्या हैं आपके पास? अहम इजलास था। जी बिल्कुल, इस इजलास में मुश्तरका इजलास की जो हुकूमत की कानून साजी बुलडोज करने के मामले पर गौर किया गया और इजलास में फैसला किया गया कि मुत्तहदा अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की फसायत और आइन दुश्मनी को चैलेंज करेगी। मुत्तहदा अपोजिशन के हुकूमती कानून साजी अदालत में चैलेंज करने पर इजलास को ब्रीफिंग दी गई है और शहबाज शरीफ का कहना था कि आइन हुकूमती कानून साजी को कानून नहीं मानता, फरमाने इमरान नियाजी को मुस्तरद करते हैं। उनका कहना था कि अवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट में खुदकुश हमला किया है और मौजूदा हुकूमत अवाम के सामने रुस्वा हो चुकी है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमती कानून साजी ईवीएम के गलत होने का सबूत है और एलपीजी, आटा, चीनी, दवाई, बिजली, गैस अवाम की पहुंच से बाहर है। उनका कहना था कि अपोजिशन के इत्तेहाद और जज्बे को सराहता हूँ और अपोजिशन की जद्दोजहद रंग लाएगी। शहबाज शरीफ ने भी कहा कि जालिम, अवाम दुश्मन और कानून शिकन हुकूमत का साथ देने वाले अवाम के मुजरिम है और ये फैसला किया गया कि अपोजिशन मुत्तहदा अपोजिशन मिलकर जो है तमाम मामला पर मुशावरत जो है वो जारी रखेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। और अपोजिशन कोई बिल पास होने नहीं देना चाहती। वज़ीर कानून फारूक नसीम ने अपोजिशन जमातों के तमाम एतराज़ात बेबुनियाद करार दे दिए। बोले, कुलभूषण के मामले पर भी पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए। पाकिस्तान ये केस जीत चुका है। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सिफारिशात की रोशनी में कौंसिल रसाई और इकदाम से मुतालिक कानून साजी की गई। अपोजिशन ने कुलभूषण के इशू को सियासी आलाकार बना लिया है और अगर वो ये जानबूझकर कर रही है तो बहुत ही खतरनाक बात है। अपोजिशन कोई बिल पास होने नहीं देना चाहती। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि जी आप डिस्कशन करें, हम तो हाजिर हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया की तो ये प्रेयर थी कि कुलभूषण को रिलीज कर दिया जाए, वो प्रेयर रिजेक्ट की है आईसीजे ने। टू दैट एक्सटेंट पाकिस्तान ये केस जीत चुका है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये तमाम बातें करके कि अगर ये लेजिस्लेशन नहीं आए तो इंडिया तैयार थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दो चीज़ें करने की। भारत के नापाक अज़ाइम थे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट फाइल किया जाए, जिसको डिफेंस कहा जाता है आईसीजे में, और दूसरी चीज़ ये है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में सैंक्शन लगवाया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जो भारत के नापाक अज़ाइम थे, हमने उनके हाथ काट दिए इससे। बजाय इसके कि आप इसको अप्रिशिएट करें, आपने इसको अपना सियासत का एक टूल बनाया हुआ है। तो या तो आपको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है, आपकी समझ बूझ नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि या आप जो चीज़ लिखी हुई है उसको भी पढ़ के समझ नहीं सकते, और तीसरी चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, आप समझ के और जान के अगर ये कर रहे हैं फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर तो पाकिस्तान की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं और रेड लाइंस हैं उनका कोई आपको सिक्योरिटी किसी का कोई ना इदराक है, ना यू डोंट केयर। नून लीग की रहनुमा शेख रुएल असगर ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, इलेक्शन होने वाले हैं, नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से खुसूसी गुफ्तगू में ये भी कहा, वोट हो या सपोर्ट हो या पार्टी में हिमायत, सब नवाज शरीफ के लिए है। खुद शहबाज शरीफ की हर बात नवाज शरीफ के नाम पर ख़त्म होती है। शरीफ खानदान में इख्तलाफात को भी मुस्तरद किया। मरियम नवाज के तल्ख लहजे को उनका हक करार दिया। मुंह से नवाज शरीफ को माइनस की जाने की बातें की जा रही हैं, इख्तलाफात की बातें की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम के अंदर इख्तलाफ है। ऐसी इन बातों में सदाकत है? कोई सदाकत बिल्कुल किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बताऊँ, बड़ा ही साफ होता है। वोट और सपोर्ट और आज जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ की है। शहबाज शरीफ इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत काम करते हैं, अनथक काम करते हैं। लेकिन आप अगर उनकी भी गुफ्तगू सुने तो आखिरकार उनका नाम भी नवाज शरीफ पे आता है। कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है शहबाज शरीफ। बात ये है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। शहबाज ज़रा थोड़ा से धीमे चलने के और वो नहीं चाहते कि कहीं ऐसा इख्तलाफ हो जिससे कंफ्यूजन या कोई ऐसी तोड़ फोड़। जहाँ तक ख्वाहिशात हैं कि मियां नवाज शरीफ को माइनस कर दें, ख्वाहिश रखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, रखें आप ख्वाहिश। ये तो मेरे ख्याल में शायद मौजूदा हुकूमत की भी ये ख्वाहिश होगी कि किसी तरह नवाज शरीफ को माइनस कर दें। कैसे हो सकता है? शेख साहब, मौजूदा हालात में समझते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, किस तरह बिल्कुल आएंगे। देखें, पहले आपको याद होगा कि लोग बातें करते थे, लोग ये कहते थे कि सब नहीं आएंगे। जब उनको पता था कि मुझे जाते ही कैद कर दिया जाएगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा,
उस वक्त नहीं डरे हुए, अब भी आएंगे। अब तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे ना फिर। जब इलेक्शन अगर होता है अभी थोड़े अरसे में, तो फिर हालात तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएंगे, बड़े मुख्तलिफ हालात होंगे। जब वो आएंगे तो फिर मामला तो मेरे ख्याल में शायद किसी से संभाले भी नहीं जाएंगे। मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का ये हौसला है कि इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद बच्चों के, अपने बीवी बेटियां, पर इतनी घटिया हरकतें की गई हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी वो बड़े तहम्मुल से और बड़ी बुर्दबारी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जो मरियम है बर्दाश्त में नहीं है, उम्र का तकाजा नहीं बर्दाश्त से कैसे तकलीफ होती है उनको, जब उनको बच्चों से लड़ा कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उनको वापस की नहीं जाती है। उनका हक है यार, उस लहजे में बोल रहा हूँ। लाहौर आज भी आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा 616, पंजाब यूनिवर्सिटी रोड 591 और कोट लखपत में 569 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बाइस शहरी पेट, सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। डॉक्टर्स ने स्मोक को हामला खवातीन के लिए खतरनाक करार दे दिया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं एहतियात ना की गई तो नौमौलूद ज़हनी जिस्मानी पेचीदगियों का शिकार हो सकते हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं तानिया उमर। मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट प्रोफेसर आरिफ तजम्मल ने इंकशाफ किया है कि स्मॉग हामला खवातीन के लिए बहुत खतरनाक है। नौमौलूद बच्चे को ज़हनी और जिस्मानी पेचीदगियां लाहक हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हमें सांस की बीमारियों के मसाइल इन ख़वातीन में काफ़ी देखने में नज़र आते हैं, लेकिन स्मॉग की वजह से ऐसे मरीज़ जिनको कभी भी अस्थमा ना हो, उनको पहली बार अस्थमा इन प्रेगनेंसी हो सकता है। उधर जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमिश्नर ने हुकूमत से इमरजेंसी नाफिज करने और स्कूल्स फौरी बंद करने की दरख्वास्त की है। गवर्नमेंट उसका तदारुक पहले से करे, ये नहीं कि जब सड़क पे पड़ गई है तो उस वक्त हम गाड़ियां पकड़ना शुरू करें, हम फलां चलान शुरू करें। मैं तो अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने लगा हूं कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। माहिरीन का कहना है कि बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी में कमी बारिश से ही मुमकिन है, ताहम अगले चंद रोज में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ दानिया आलूवर, सवा, लाहौर। स्कूल की टाइमिंग तब्दील की जाए। वालिदैन ने मुतालबा कर दिया, कहते हैं हुकूमत स्मोक पर जल्द काबू पाने के लिए इकदाम करे, शहरी भी हिफाजती तदाबीर अपनाएं। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गया, स्कूल के टाइमिंग चेंज करने चाहिए, इनको कम से कम 10 बजे से 2 बजे तक करने चाहिए। तो इसके अलावा तो कोई इसका हल भी नहीं है। हमें एहतियात करनी चाहिए, ये मास्क वगैरह की, हेलमेट वगैरह की, अपनी हिफाजत करेंगे तो सारा सिस्टम चलेगा। ऐसे लगती हैं मिर्चें लगती हैं आंखों में, हुकूमत को कोई सद्देबाज करना चाहिए इसका। जो ज़्यादा गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनको बंद किया जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है उनको आम किया जाए। लाहौर में कई रोज से स्मोक के जहरीले बादल छाए हुए हैं। सुबह 7 से 9 और मगरिब के बाद स्मोक तेजी से फैलती है। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फिरोजपुर रोड और बरकत मार्केट समेत कई शहरों में लोग शदीद मुतासिर हो रहे हैं। धूल, मिट्टी और आलूदगी से पाक लाहौर का ख्वाब पूरा करने के लिए ज़िला इंतजामिया ने कोशिशें शुरू कर दी है। शहर भर से 1200 टन से जायद मिट्टी उठाने के साथ साथ 840 किलोमीटर सड़क की मैकेनिकल वॉशिंग का दावा भी कर डाला है। तो धूल, मिट्टी और आलूदगी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है लाहौर का। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन मिशाल से। शाहीन, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो स्मोक का क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसी हवाले से सीईओ और WMC जो है उनकी हिदायत पर शहर भर में रोड वॉशिंग का, स्क्रीपिंग का भी एक सिलसिला शुरू कर दिया गया है ताकि लाहौर में जो डस्ट है उसको उठाया जा सके। रोजाना की बुनियाद पर जो सफाई की जा रही है उसमें 1200 टन से ज़्यादा जो मिट्टी है वो उठाई जा चुकी है और
जो खुसूसी वॉशिंग एक्टिविटी है उस पर भी वाटर बोर्ड भी लगाए गए हैं और 5 मैकेनिकल वॉशर्स भी इन्होंने लगाए हैं ताकि मिट्टी और धूल का खात्मा हो, शहर में सफाई हो। इस हवाले से उनका यही कहना है, जो CEO LWMC है उनका यही कहना है कि जो लाहौर की शाहराहें हैं उनके इर्द गिर्द जितनी भी मिट्टी है इसको हटाया जा रहा है और काफी ज्यादा जो रोड हैं रोजाना की बुनियाद पर GT रोड, माल रोड और केनाल रोड वगैरह ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर जो है साइड के एरियाज वहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं जिनको उठाया जा रहा है ताकि शहर में सफाई का तो सिलसिला अब बरकरार इसके रहे। लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहीन मशाल आपका। और पंजाब में डेंगू मच्छर 24 घंटों में 4 अफराद की जिंदगी ले गया। 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर जबकि एक का रावलपिंडी से है। सूबे में मजीद 213 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 158 मरीज सामने आए। पंजाब में अब तक डेंगू से मरने वालों की तादाद 109 हो गई है। सिंध में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। 56 नए केसेस सामने आए। कराची में 46 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। सिंध में रवां साल डेंगू से 19 अमवात हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में गैस लीकेज ने 3 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए। इलाका मकीनों ने गैस लोड शेडिंग को हादसे की वजह करार दिया। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी के इलाके मजहराबाद में रेलवे मुलाजिम का हंसता बसता घर गैस धमाके से तबाह। 28 साला मां अपने 3 साला बेटे अहमद रजा और 1.5 साला हसन रजा समेत जान से गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मां ने सुबह लाइट का स्विच ऑन ही किया था कि कमरे में भरी गैस के बायस जोरदार धमाका हो गया। भूख से बिलखते शीरख्वार समेत तीनों मां बेटे अब्दी नींद सो गए। अहले इलाका के मुताबिक सारा किया धरा गैस लोड शेडिंग का है। गैस एक तो लीकेज की वजह से, दूसरा गैस की लोड शेडिंग जो गवर्नमेंट कर रही है उस वजह से भी आप ये देखें ना, आए दिन हादसात होते रहते हैं। कभी गैस आती है कभी जाती है, पसमानदा से इलाके हैं तवज्जो कोई करता नहीं है। बदकिस्मत खानदान का सरबराह फैजान सरकारी काम के सिलसिले में शहर से बाहर था। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद तीनों लाशें वर्षा के हवाले कर दी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। गफलत, और वो भी कोयटा के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। जी हाँ, खुला गटर मासूम बच्चे की जान ले गया। इंतजामिया ने गफलत का एतराफ कर लिया। कुछ दिन पहले इसी अस्पताल में आवारा कुत्तों का गश्त भी देखा गया था। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरफीन। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गफलत और लापरवाही का एक और वाकया। 3 साल का बच्चा खुले गटर में गिरकर जान से चला गया। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 साला अशकान अली ओपीडी के सामने राहदारी में खेलते हुए दरवाजे से बाहर निकल आता है। मासूम बच्चे को क्या मालूम था कि दरवाजे से बाहर निकलते ही खुला और गंदे पानी से भरा हुआ मेन होल उसके लिए मौत का कुआं बन जाएगा। अस्पताल इंतजामिया ने भी गफलत का एतराफ करते हुए 16 नवंबर को पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। गटरों का काम हो रहा था, सफाई हो रही थी। सफाई की वजह से गटर के कुछ खुले हुए थे, कुछ बंद थे, तो इस वजह से उसकी लापरवाही की वजह से बच्चा गिर के फौत हो गया। इकलौते बच्चे के बिछड़ने पर वालिद महबूब अली शदीद गमज़दा है। हमने अपने बच्चे को बहुत तलाश किया पर वो हमें कहीं नहीं मिला। मेरा एक ही बच्चा था, इसके अलावा मेरी और कोई औलाद नहीं। हुकूमत हमें इंसाफ दिलाए और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दूसरी तरफ वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। रवां माह 10 नवंबर को इसी अस्पताल के अंदर आवारा कुत्तों की गश्त करने की वीडियो भी सामने आई थी। समा की निशानदही पर सिक्योरिटी इंचार्ज को मुअत्तल जबकि RMO और सुपरवाइजर को शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे। कैमरामैन जफर बलोच और अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। कराची में नाथा खान पुल के करीब ट्रैफिक हादसे में सीनियर सहाफ़ी मसूद सत्तार जाँ बहक हो गए। सीनियर सहाफ़ी मसूद सत्तार की मोटरसाइकिल की रिक्शे से टक्कर हुई जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। इन्हें जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि चल बसे। 50 साला मसूद सत्तार गुलशन इकबाल के रिहायशी थे। वो बीजिंग में APP की नुमाइंदे की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं। मसूद सत्तार आर्ज़ाए क़ल्ब में भी मुब्तला थे। हाल ही में उनका बाईपास हुआ था। उनकी अहलिया का चंद साल कबल इंतकाल हुआ। मरहूम ने 3 बच्चे सोगवार छोड़े हैं। और ऐसे में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी अब मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है।
تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان کی صرف 24 رنز پر 4 وکٹیں گر گئی ہیں. محمد رضوان 11, بابر اعظم 8 اور حیدر علی 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں. شعیب ملک بھی کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹ گئے ہیں. تو پہلا T20 پاکستان کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار نظر آ رہی ہے. پاکستان کی صرف 24 رنز پر 4 وکٹیں گر گئی ہیں. محمد رضوان انہوں نے بنائے ہیں 11 رنز, جبکہ بابر اعظم 8 اور حیدر علی 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں. شعیب ملک کی اگر بات کی جائے تو وہ کھاتا کھولے بغیر ہی پویلین لوٹ گئے ہیں. ویلکم بیک. بھارتی کسانوں کا طویل احتجاج رنگ لایا. نریندر مودی نے گھٹنے ٹیک دیے. متنازع زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کر دیا. کسانوں کو ان قوانین پر راضی نہ کرنے پر قوم سے معافی بھی مانگی, لیکن بھارتیہ کسان یونین کا کہنا ہے فیصلے پر عمل درآمد تک احتجاج جاری رہے گا. بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن پر ننکانہ صاحب میں مرکزی تقریبات جاری ہے. سکھ یاتری اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. 6 روزہ تقریبات کے حوالے سے مزید جانتے ہیں سما کی نمائندہ عائشہ عطا سے. بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن کی جو مرکزی تقریب ہے ننکانہ صاحب میں جاری ہے. یہاں پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ایک گرو گرانتھ پالکی کے نام سے جلوس جو ہے وہ یہاں سے نکالا گیا ہے, اور جتنے بھی یہاں پر سکھ یاتری آئے ہیں سبھی جو ہیں وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کریں, یہاں آ کر بہت کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ اپنے ہی دیش میں موجود ہیں. 6 روزہ اس تقریب میں سکھ یاتری جو ہیں وہ آج ننکانہ صاحب میں ہوں گے. جیسے ہی رات ہوگی یہاں سے وہ پھر شہر کے مختلف مقامات پر جو گردوارے موجود ہیں وہاں جائیں گے, اور اس کے بعد پورے پاکستان کا وزٹ کریں گے جہاں پر ان کے گردوارے موجود ہیں. 6 روزہ وزٹ کے بعد یہ دوبارہ کرتارپور راہداری کے ذریعے سے اپنے ملک یعنی بھارت میں واپس جائیں گے. جی. محکمہ بلدیات سندھ کا حکم نہ ماننے پر KDA کے 5 افسران معطل کر دیے گئے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی حفیظ سے. جی حفیظ, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل. کراچی ڈویژنل اتھارٹی KDA میں جو ہے عرصہ دراز سے تعینات تھے 5 افسران, جن کو جو ہے اکتوبر میں محکمہ بلدیات سندھ نے حکم دیا تھا کہ وہ KDA کو چھوڑ کر جو ہے محکمہ بلدیات سندھ میں رپورٹ کریں, لیکن KDA افسران نے جو ہے محکمہ بلدیات سندھ کے احکامات نہیں مانے. اس کے بعد محکمہ بلدیات سندھ نے جو ہے 5 افسران KDA کے جن جو IIT میں تعینات تھے, لینڈ ڈپارٹمنٹ میں تعینات تھے, ریکوری میں تعینات تھے, اس میں ڈائریکٹر لیول کے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے افسران ہیں, ان کو جو ہے معطل کر دیا ہے. معطلی کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. ان کو معطل کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. لاہور کے علاقے مزنگ میں رکشا شو روم پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں جہانگیر خان سے. جہانگیر, کیا کہتی ہے پولیس اس بارے میں؟ یہ لٹن روڈ کے قریب ایک آٹو رکشوں کا شو روم ہے جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. جاں بحق افراد کی شناخت اس دکان کے ملازم ساجد اور ایک راہگیر ذیشان ظہور کے نام سے ہوئی ہے. فائرنگ کرنے والے افراد ابھی تک پولیس کی جانب سے نامعلوم بتایا جاتا ہے, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے افراد میں دکان ملازم میں پہلے کسی بات پر سخت کلامی ہوئی, جس کے بعد ملزمان نے فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ شواہد اکٹھے کر کے واقعے کے محرک کا بہت شکریہ جہانگیر خان, اپڈیٹ کیا آپ نے. پاکستانی جو جیلوں میں تھے ان کو رہا کروایا, ان کو پاکستان واپس لے کے آئے, پاکستان کی بہتر انداز میں نمائندگی کی. اور اب جب پرسوں بل پاس ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے ہمارے محب وطن پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے نمائندے منتخب بھی کر سکتے ہیں اور ان کو نمائندگی مل بھی سکتی ہے. تو آپ سب کی طرف سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان سے میں 2 سوال کرتا ہوں کہ خود تو نواز شریف بگوڑا, چور, سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو لندن بیٹھا ہوا ہے, اس کے بیٹے لندن بیٹھے ہوئے ہیں, سمدھی, مفرور اور اشتہاری. لیکن سوال کرتے ہیں وہ محب وطن پاکستانی جو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, پاکستان کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں, پاکستان زرعی مبادلہ بیچتے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بیچتے ہیں. آپ ان کی مخالفت اور ان کے خلاف مہم چلا رہے ہو, شرم آنی چاہیے آپ کو. اور وہ زرداری کا بیٹا وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ تو پیرس, لندن اور سعودیہ میں ڈالا جائے اور نمائندے یہاں پہ منتخب ہو. بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسہ پاکستان کا ہو, پاکستانی قوم کا ہو, چرا کے لندن اور پیرس میں جائیدادیں بنی جائے. یہ نہیں ہو سکتا.
मेरे पाकिस्तानियों, दूसरा ईवीएम, मतलब ये कि अब खाली प्लाटों पे 40-40 वोटों का इंदिराज नहीं हो सकेगा। मतलब कि इलेक्शन के दिन अब सिंध में वो बैलेट बॉक्सेस उठा के चोरी करके नहीं ले जा सकेंगे। मतलब ये कि खाली घरों के ऊपर और मुर्दों के वोट अब वहां पे दर्ज नहीं हो सकते। इसलिए दोनों जमातों ने क्या कहा जॉइंट सेक्शन में, दोनों ने कहा कि हम 2023 का इलेक्शन नहीं मानते, पहले से कह रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब मैं अवामी ताकत देखता हूं, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की जीत देखता हूं, आजाद कश्मीर में इमरान खान की जीत देखता हूं, पार्लियामेंट में इमरान खान की जीत देखता हूं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इमरान खान के कारकुनान के जलसे देखता हूं, तो मैं पहले से बता रहा हूं कि 2023 वफाकी वज़ीर मुराद सईद जलसे से खिताब कर रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।